आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत। सब्जेक्ट डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, इसके अंतर्गत चैप्टर स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, इस पर आज चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से सिविल इंजीनियरिंग संरचनाओं के निर्माण के लिए अनेक प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जैसे चिनाई, टिम्बर, कंक्रीट, स्टील इत्यादि। इसमें इस्पात का एक अपना विशेष महत्व है। इस्पात में टेंशन, कंप्रेशन एंड शियर, ये तीनों प्रकार के भार वहन करने की सामर्थ्य होती है। इसमें जो समान खंड की संरचनाएं होती हैं, उसमें मुख्य रूप से चिनाई, कंक्रीट और काष्ठ संरचनाओं का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें मुख्य रूप से ये है कि जो हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं, तो भवन अन्य संरचनाओं के अवयवों पर जिस प्रकार का भार आता हो, उसी के अनुसार उपांगों का अवकल्पन किया जाता है। यानी इसके जो मेंबर्स हैं, आने वाले भारों के अनुसार ही उनकी डिजाइन की जाती है। अवकल्पन की सुविधा के लिए हम माइल्ड स्टील को रॉड स्टील सेक्शन, जो कि विभिन्न आकारों में बनाए जाते हैं, उनको प्रयोग किया जाता है। खंडों के आकार, चौड़ाई और गहराई एवं मोटाई के अनुसार इन्हें निम्नलिखित नाम उससे नामित किया जाता है। तो सबसे पहला रॉड स्टील बीम सेक्शन। रॉड स्टील बीम सेक्शन यानी कि ये जो है, ये बीम के रूप में इस्तेमाल होता है। दूसरा रॉड स्टील चैनल सेक्शन। तीसरा रॉड स्टील टी सेक्शन। चौथा है रॉड स्टील एंगल सेक्शन। पांचवा रॉड स्टील ट्यूब्स, रॉड स्टील बार्स और रॉड स्टील फ्लैट। यानी ये जो 7 प्रकार के खंड हैं, इनका उपयोग इस्पात की संरचनाओं में मुख्य रूप से किया जाता है। अब इसमें देखेंगे कि जो हमारे ये बीम्स इत्यादि है, इनको किन किन नामों से इनको जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बीम में लें, तो इसमें होता है सेक्शन को ISJB, इसको हम कहेंगे इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। दूसरा खंड होता है इसका ISLB, इसको कहेंगे लाइट। J को मीन्स हो गया जूनियर, तो इसको पढ़ेंगे इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। इसी प्रकार से बीम में ISMB, इसका फुल फॉर्म कहलाएगा इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। ISWB, इसको पढ़ेंगे इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम। इसी प्रकार से ISHB यानी इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। अब मान लीजिए किसी भी स्टील स्ट्रक्चर की डिजाइन में हम ISMB सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको सिर्फ ISMB नहीं कहेंगे। इसकी जो बीम है, इसको डिफाइन करते हैं इसकी डेप्थ से, तो इसको लिखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल ISMB 400। तो इसका मतलब है कि इसमें जो बीम के रूप में आई खंड का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये खंड, इसकी जो डेप्थ है ये 400 mm है, इसलिए इसको हम कहेंगे ISMB 400। इसी तरीके से ISWB, इसको भी जितने भी आई सेक्शंस हैं, इन सबको डेप्थ के माध्यम से इनको जाना जाता है। अब इसी प्रकार से चैनल सेक्शन है। चैनल सेक्शन के लिए चैनल की शेप क्या होती है, इस तरीके से चैनल की ये शेप है। ये हिस्सा कहलाता है इसका फ्लैंज,
और इसकी थिकनेस को कहेंगे TF, थिकनेस ऑफ फ्लैंज। ये हिस्सा कहलाता है वेब और इसकी थिकनेस को लिखते हैं TW। ये इसकी टोटल डेप्थ है जिसको कैपिटल D के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और फ्लैंज की चौड़ाई को स्मॉल b के द्वारा। अब इस तरीके से चैनल सेक्शन है जो मार्केट में अवेलेबल है, उनमें IS JC, IS LC, IS MC और ISSC। तो इस तरीके से ISJC का मतलब हो गया इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल। इंडियन स्टैंडर्ड, इसको पढ़ेंगे जूनियर चैनल सेक्शन। ISLC यानी इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल सेक्शन, इसको कहेंगे लाइट चैनल सेक्शन। ISMC यानी इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल सेक्शन, ये कहलाएगा मीडियम चैनल सेक्शन। ISSC का मतलब हो गया इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल सेक्शन, स्पेशल चैनल। तो इस तरीके से जो चैनल सेक्शन है इसमें 4 प्रकार के खंड आते हैं और इनमें जो चैनल खंड है इनको भी इसके डेप्थ के द्वारा ही जाना जाता है। जैसे ISLC 350, इसका मतलब है कि इसकी जो डेप्थ है ये 350 है। स्टील टेबल में इनकी जो प्रॉपर्टीज है जिनको कि हमको डिजाइनिंग में आवश्यकता पड़ती है, ये सब स्टील टेबल में दी रहती है। इसकी प्रॉपर्टी मुख्य रूप से जैसे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A, इसके 1 मीटर लंबाई का बेस W, इसकी जो एक्स अक्ष है उसके सापेक्ष जड़ता गुण IXX, वाई अक्ष इसके सापेक्ष जड़ता गुण IYY, इसके सापेक्ष Z की वैल्यू ZXX। तो इस तरीके की इसमें थिकनेस ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ वेब, विड्थ ऑफ फ्लैंज, ये सारी प्रॉपर्टी जिनकी डिजाइन में आवश्यकता होती है ये स्टील टेबल में दी रहती हैं और उसी का इस्तेमाल करके आगे जो डिजाइनिंग वर्क करते हैं। तो इसी पैटर्न पर जो आपके बीम सेक्शन, चैनल सेक्शन, इसी तरीके से आपको मिलेंगे T सेक्शन। तो T सेक्शन का जो इसमें नाम है सबसे पहले ISNT यानी इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार, इसको कहते हैं नॉर्मल टी बार। इंडियन स्टैंडर्ड IS का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड, N मींस नॉर्मल, टी बार। ISLT इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी बार, लाइट टी बार। इसके बाद में ISJT इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी बार, इसको पढ़ेंगे इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी बार। इसके अलावा 2 सेक्शन और हैं ISHT। अब इसमें तो जो हमने बीम और चैनल देखे थे उसमें हैवी सेक्शन पढ़ते हैं, लेकिन इसमें इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज टी बार और लास्ट इसमें ISST इंडियन स्टैंडर्ड
ये स्पेशल टी सेक्शन है जिसको कि हम कहते हैं लॉन्ग लेग, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी बार। तो इस तरीके से जो टी सेक्शन है इसमें 5 प्रकार के खंड उपलब्ध रहते हैं। इसके बाद में है रॉड स्टील एंगल। एंगल यानी कोड़ी खंड जिनका अधिकतर इस्तेमाल होता है। तो इसकी जो शेप है वो देखें इस प्रकार से होती है। इसको कहते हैं लेग। तो एक एंगल सेक्शन में 2 लेग होती हैं और ये कहलाती है इसकी थिकनेस, इसको टी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एंगल सेक्शन को लिखते हैं ISA, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन। इसमें 2 प्रकार के सेक्शंस होते हैं। पहला इक्वल एंगल, इक्वल एंगल। दूसरा अनइक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल। जब किसी भी एंगल सेक्शन की ये दोनों जो लेग्स है इनकी लेंथ बराबर होती है तो उसको कहते हैं इक्वल एंगल सेक्शन। सेम इसी पैटर्न पे अगर किसी भी एंगल सेक्शन की दोनों टांगों की जो लंबाई है ये दोनों अलग अलग लंबाई की हो तो इसको कहेंगे, मान लीजिए इसकी लंबाई L1 और इसकी लंबाई L2, तो इसको कहेंगे अनइक्वल एंगल सेक्शन। इसको लिखने का जो तरीका है, इक्वल एंगल सेक्शन को लिखेंगे ISA 75 × 75 × 6। तो इसके लिखने के तरीके से ही देखिए इसमें 75 × 75 ये लेग लेंथ है उसको दर्शाया गया है। तो इसमें दोनों की लेग की लेंथ 75 है तो हम इसको कहेंगे इक्वल एंगल सेक्शन। सेम अगर हम इसमें लिखें ISA 90 × 75 × 6 तो इसको देखने से पता चल रहा है इसमें एक लेग की लंबाई जो है 90 मिलीमीटर है और दूसरी की 75 मिलीमीटर है। तो ये दोनों जो एंगल है इसमें पहला एंगल कहलाएगा इक्वल एंगल सेक्शन और दूसरा एंगल कहलाएगा अनइक्वल एंगल सेक्शन। इसमें देखें कि ये जो एंगल है इसमें एक्स अक्ष यानी इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होगा, यहाँ से गुरुत्व केंद्र है उससे होकर जाने वाली अक्ष को एक्स अक्ष कहेंगे और ये वाई अक्ष कहेंगे। तो इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष इसकी खंड के किनारे से दूरी, एक्स अक्ष की दूरी को हम कहते हैं CXX, वाई अक्ष की दूरी को कहते हैं CYY। इस तरीके से स्टील टेबल में इस खंड के एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष इनके जड़त्व आघूर्णों के मान, आकृति मापांकों के मान ये इसमें सब दिए रहेंगे। तो हम इसकी सहायता से जो प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है कैलकुलेशन के लिए स्टील टेबल के माध्यम से देख लेते। एक इसमें सेक्शन और आता है जिसको कहते हैं ISBA, इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल। इसको पढ़ते हैं इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल। बल्ब एंगल मींस इसकी जो हमारी लेग है उसका जो किनारे का हिस्सा है ये बल्ब के आकार का होता है। इस तरीके से ये हिस्सा बल्ब के आकार का है इसलिए हम इसको कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल। सामान्यतः इस खंड का जो डिप्लोमा स्टैंडर्ड में डिजाइन में इस्तेमाल नहीं होता है। अब इसके बाद में आती है स्टील ट्यूब। स्टील ट्यूब भी ये बेलनाकार होती है
जिसको कि इसके व्यास के माध्यम से इसको परिभाषित किया जाता है। जैसे मान लीजिए इसका डायमीटर है 20 mm, तो हम इसको कहेंगे 20 mm डाया की ट्यूब है। ये डिफरेंट वेट में, यानी लाइट वेट, मीडियम वेट, हैवी वेट, इस तरीके से मार्केट में अवेलेबल रहती है। अब इसमें दूसरा है रॉड स्टील बार। जो बार यानी जिनको हम छड़े कहते हैं, सामान्यतः ये दो प्रकार की होती है क्रॉस सेक्शन के आधार पर। ये एक तो सर्कुलर शेप में होती है जिसको राउंड बार कहते हैं, दूसरी स्क्वायर बार है। तो जो राउंड बार होती है उसको हम लिखते हैं ISRO, इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार। जो यानी इसका जो हमारा क्रॉस सेक्शन है तो इस राउंड में होता है। दूसरा जिसका अनुप्रस्थ काट वर्गाकार होता है उसको हम लिखते हैं ISSU, इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार। और इस बार का इस्तेमाल ज्यादातर फैब्रिकेशन वर्क में इसका होता है। तो इस तरीके से जो हमारे मेन स्टील के सेक्शंस है वो ये है। अब इसमें लास्ट बचता है रॉड स्टील फ्लैट। फ्लैट को हमेशा इसकी चौड़ाई और मोटाई के आधार पर परिभाषित डिफाइन करते हैं। जैसे MS फ्लैट, अब इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई मान लीजिए 40 mm इंटू 6, तो हम कहेंगे ये हमारा जो फ्लैट का क्रॉस सेक्शन है, इसकी चौड़ाई जो ये 40 mm हो गई और ये मोटाई इसकी 6 mm। क्योंकि इसकी लेंथ काफी अधिक होती है तो इसमें स्टील टेबल में 1 मीटर लेंथ के हिसाब से इसकी प्रॉपर्टी दी रहती है। अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे लोड ऑन स्ट्रक्चर। किस प्रकार के लोड्स जो है स्ट्रक्चर पर आते हैं। तो सबसे पहले यानी डेड लोड, ये लोड ऑन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आता है डेड लोड, दूसरा कहते हैं लाइव लोड, और तीसरा कहलाता है विंड लोड, चौथा कहता है स्नो, और पांचवा ये कहलाता है सेस्मिक लोड। ये 5 प्रकार के जो लोड हैं ये किसी भी स्ट्रक्चर पर आ सकते हैं। तो इसमें जो डेड लोड है यानी अचल भार, तो किसी भी संरचना पर आने वाले वह भार, ऐसे भार जो कि परिमाण और दिशा यानी अपनी पोजीशन उसमें बिल्कुल स्थिर रहते हैं, ये कभी बदलते नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि संरचना का जैसे अपना भार है, हम इस संरचना के रूप में अगर मान लीजिए एक स्लैब या बीम के बारे में बात करें तो बीम का अपना भार ये एक बार जो इसका डिसाइड है उससे कम ज्यादा नहीं होगा, अपनी जगह पे स्थिर रहेगा। उसके ऊपर आने वाले स्थायी संरचना जो भी स्लैब इत्यादि है या इसके ऊपर जो फर्श इत्यादि बनाए गए हैं, तो ये सारे भार जो कि अपना परिमाण और स्थिति नहीं बदलते हैं उनको हम डेड लोड कहते हैं। लाइव लोड जिनको कहते हैं चल भार, ऐसी संरचना पर आने वाले ऐसे भार जो अधिक समय तक अपनी स्थिति में नहीं रहते हैं, यानी आज है कल इसके बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें फर्नीचर रखा है, अलमारी किसी कमरे में रखी है, तो अगर इनको हम समय समय पर इनकी स्थिति बदलते रहते हैं तो ये लोड भी वहां से बदल जाएंगे। तो ऐसे भार को हम कहते हैं चल भार। अब आता है विंड भार यानी पवन दाब, वायु भार। जब संरचना की ऊंचाई ज्यादा होती है तो इसमें वायु दाब तीव्रता के आधार पर इन भारों को भी गणना में सम्मिलित करना होता है।
तो किसी संरचना पर आने वाला पवन दाब, वायु दाब, इसी को हम विंड लोड कहते हैं। अगर इसके बाद लास्ट है स्नो लोड। जब किसी भी संरचना का निर्माण ऐसे स्थान पर होता है जहां पर हिमपात होता रहता है, तो उन स्थानों पर हम हिमभार को भी गणना में लेते। इसके बाद सेस्मिक लोड यानी भूकंपी भार। तो जिन क्षेत्रों में भूकंप आने की संभावना रहती है, यानी भूकंप के क्षेत्र श्रेणी में आते हैं, जोन में आते हैं, तो उन संरचनाओं के डिजाइन में हम इनको भी सम्मिलित करते हैं। अब इसके बाद में है कि कोई भी संरचना है उसके डिजाइन के प्रोसीजर क्या है। तो इसमें 4 चीजों को विशेष ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ लोड, यानी किसी भी संरचना को हम जब डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले आता है कैलकुलेशन ऑफ लोड, यानी कोई भी संरचना उस पर किस प्रकार के भार आ रहे हैं, सबसे पहले हम इसको डिसाइड करते हैं। दूसरे एनालिसिस, यानी जो भार आ रहे हैं उन भारों का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण में हम इन भारों के कारण उत्पन्न बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, टॉर्शन और इनके ही कारण बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, तो इन पर विचार करते हैं। जब इनको हम एनालिसिस कर लेते हैं तब ये डिसाइड करते हैं कि इसके लिए कौन सा स्टील सेक्शन उचित रहेगा। तो जो स्टील के सेक्शन बताए गए थे, किस जगह पर इसको प्रयोग करना है, उसके आधार पर हम स्टील सेक्शन को डिसाइड करते हैं। जब सेक्शन डिसाइड हो जाता है, उस सेक्शन की प्रॉपर्टी स्टील टेबल में दी रहती है, तो उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर हम उस खंड पर लगने वाले भारों के प्रति सुरक्षा में जांच करते हैं। जांच के में अगर हमारा खंड आने वाले भारों को वहन करने में सक्षम है तो हम उस खंड का इस्तेमाल करते हैं। खंड की जांच के लिए जिस प्रकार की भी संरचना है, किस किस क्राइटेरिया में उसकी जांच करनी है, ये उस समय निर्धारित होता है। तो इस तरीके से जो हमारा स्टील सेक्शन का चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके बाद में अगले चैप्टर में स्टील कनेक्शंस, जिसमें कि रिवेट जॉइंट किया जाएंगे, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।